नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आखिरी एग्जाम में। और हमारी सीरीज चल रही है भारतीय संविधान। और आज हम उसी में पढ़ेंगे भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार के तहत। तो उससे हम जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कैसे ये जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिका की उपज है और इंग्लैंड के राजा द्वारा एक अधिकार पत्र के द्वारा वहाँ की जनता को दिए हुए अधिकार। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो संविधान द्वारा लोगों को जीवन जीने की रक्षा प्रदान करते हैं, वही मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 32 तक भारतीय संविधान में वर्णित है। इसी में आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। लेकिन उससे पहले जो हमने जैसे कि पिछली वीडियो में पढ़ा अनुच्छेद 12 और 13 में हमने पढ़ा था कि जैसे कि पढ़ा था कि भारतीय संसद जो 368 के तहत जो संविधान में कोई बदलाव कर सकती है या संशोधन कर सकती है, तो उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो 13 में जो अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय कहा गया था, उस पर ही कुछ वाद हुए हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले हैं। उन्हीं को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जैसे संविधान लागू होने के बाद से यह विवाद का विषय रहा कि अनुच्छेद 368 के तहत आज संविधान संशोधन के माध्यम से जो संशोधन किया जाएगा, इस संदर्भ में न्यायपालिका का दृष्टिकोण क्या है, न्यायपालिका किस चीज पे भारतीय संसद को रोक सकती है, कौन मौलिक अधिकारों पे भारतीय संसद संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस पे ही कुछ वाद। सबसे पहला वाद था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जो 1951 में आया। इसमें 368 अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत परिभाषित विधि में शामिल जो 13(2) में कहा गया था कि जो भारतीय संसद है वो भारतीय जो मूल अधिकार है उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती, कोई संशोधन नहीं कर सकती। और इसी को जो सबसे पहले चुनौती दी वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ने। इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसमें जो जजमेंट आया था वो भारतीय संसद के पक्ष में आया था कि भारतीय संसद इसमें संशोधन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद दूसरा जो वाद हुआ वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विभिन्न के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां शामिल है। सामान्य विधि और संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में को कम नहीं कर सकती। जो इसमें कहा गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था, इसमें संविधान जो सुप्रीम कोर्ट था उसने साफ साफ मना कर दिया कि जो भारतीय संसद है वो 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। उसके बाद आया तीसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ये वाद सबसे बड़ा वाद था क्योंकि इसमें 13 जजेस की जूरी सिस्टम द्वारा, जिसमें 6 और 7 के मेजोरिटी से जो फैसला आया था। इसमें जो भारतीय संविधान की खंडपीठ थी उसने माना था कि भारतीय संविधान में संसद जो संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती है। उसके बाद में इसमें 13 न्यायाधीशों ने जो थे वो उन्होंने निर्णय दिया था और मूल अधिकारों में एक बार संशोधन हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1968 के द्वारा। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार 301 के तहत रख दिया गया। अनुच्छेद 13(4) में उपन्न 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 13 में उपन्न 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगे। अगर कोई जो भी संशोधन किया जाता है 13(4) के अंतर्गत, जो भाग 9 है उसमें अगर कोई चीज चली जाती है तो उसको संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें संसद की महत्ता को कम नहीं कर सकता है। अब इसके बाद आता है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो भारत में सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों का क्रम है उसमें सबसे पहला जो पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक वर्णित है। 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानूनी प्रक्रिया,
या कोई प्रशासनिक प्रक्रिया जिसमें हर व्यक्ति समान है। तो इसे 14 में कहा गया है, 14 के अनुसार राज्य भारत क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण, जैसा कि भारत का जो संविधान है वो सभी लोगों के लिए समान कानून की का प्रावधान करता है, समान नागरिक संहिता लागू करता है। इस द्वारा प्राप्त संरक्षण नागरिकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी व्यक्ति, अगर भारत के कोई बाहर का भी व्यक्ति है तो वो इसके अंतर्गत वही कानून जो भारत के लोगों के लिए नियम और कानून है वही कानून भारत के बाहर के लोगों के लिए भी मान्य होंगे। सभी व्यक्तियों के लिए लागू विधि एक समान होगी, किसी भी व्यक्ति को विधि का उल्लंघन करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता का अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। जो अवधारणा है विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से ली गई है। विधि का वही अर्थ है जो डायसी के विधि का शासन अथवा विधि का न्याय की अवधारणा से है। विधि के शासन से अभिप्राय कानून की सर्वोपरि तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगी। डायसी के द्वारा जो नियम दिया गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो एक समान है, सबसे ऊपर कानून है, उसके नीचे व्यक्ति हैं। यह एक नकारात्मक विचार है क्योंकि समानता के कारण विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को गरीब, पिछड़ा, मजदूर और वंचित वर्ग आदि पर एक समान विधि लागू नहीं हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं गरीब, पिछड़ा और मजदूर वर्ग है, उसको विधि के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बाद में संविधान संशोधन द्वारा 39A जोड़ा गया, जिसमें आप देखिए कि जो गरीब और असहाय लोग होते हैं उनके लिए अगर उनको कानूनी सहायता प्राप्त करनी है तो सरकार द्वारा उनको वकील मुहैया कराया जाता है कोर्ट में। इसका उद्देश्य समाज में वंचित वर्गों के विकास को प्रमुख धारा में सम्मिलित करना। जो विधि के समक्ष समानता है, ये जो गरीब निम्न तबका है उसको समाज में उच्च तबके द्वारा सताया न जाए उसके लिए समानता प्राप्त करता है। इसका उद्देश्य के कारण समाज के उच्च क्षमता वाले वर्ग और के भेदभाव संभव है, इसीलिए इसे प्रतिलोभी भेदभाव भी कहा जाता है। यह एक वैधानिक अधिकार है, ये एक संवैधानिक अधिकार है और अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 124 के तहत 224 के तहत उच्च न्यायालय। सकारात्मक भेदभाव के अनुसार समानता का विचार भेदभावपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भेदभाव तार्किक होना चाहिए, जैसे भौगोलिक आधार पर, जैसे उत्तर पूर्व के लोग, और व्यवसायिक आधार पर सेना के अधिकारियों को विशेष सुविधाएं हैं। ये जो न्याय के समक्ष कानूनी समानता है ये सेना के व्यक्ति या पुलिस शासन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनका एक अलग कानून होता है। उनके जब आप पढ़ेंगे 33 और 34 तो आप देखेंगे कि सेना के लोगों के लिए सेना का अलग कानून होता है, अलग उनका कोर्ट होता है, अलग उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। वो अपना हर फैसला अपने निजी स्वामित्व में रखते हैं और आप जो जनता है उसमें हर व्यक्ति चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, अदर कास्ट, उसको हर किसी को कोर्ट में फैसला करना पड़ता है। विधि के समक्ष समानता का अपवाद, विधि के समक्ष समानता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं। व्यवहारिक स्तर पर विदेशी राजदूत व व्यक्ति को घरेलू विधि से छूट प्राप्त होती है। संवैधानिक स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधि की समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 361, जैसा कि आप जान सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई मुकदमा वो किसी भी पद पर है लगता है तो उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है, लेकिन जो भारत के राज्यपाल, राष्ट्रपति और लोकसभा के सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी सेवा कार्यकाल के दौरान इन पर कोई मुकदमा अगर नहीं चलाया जा सकता और इन पर महाभियोग अगर लगता है तो ये संसद में या राज्यसभा में अपने स्वयं या किसी अपने प्रतिनिधि के रूप में वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। जब तक ये पद पे रहते हैं तब तक इन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि ये एक इनकी पद की गरिमा के लिए उपयुक्त दोनों के कार्यकाल के दौरान उन पर किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान इन पर कोई आपराधिक परंतु व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल पर सिविल कार्रवाई प्रारंभ
की जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को कार्यवाही के विषय में कम से कम 2 महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी। जैसा कि अगर आप राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई ऐसा सिविल कार्रवाई की जाती है तो उससे पहले उनको 2 महीने पहले उनको सूचना देनी होगी और वो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के रूप में वकील को अपने पेश कर सकते हैं। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों को अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्य विधानसभा और के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए। संसद या विधानमंडल में कही गई बात के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अगर संसद का सत्र चल रहा है और कोई व्यक्ति मान लीजिए एक दूसरे को अपशब्द बोल देते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष, तो उसके लिए आप समानता के अधिकार के तहत कोर्ट नहीं जा सकते, उनको इस चीज से छूट है। अनुच्छेद 15 ये जो है धर्म, मूल, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, जो अनुच्छेद 15 है इसमें राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, जात, मूल, लिंग, जन्मस्थान अथवा इसमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति शिक्षित है और कोई अशिक्षित है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षित व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं, अशिक्षित भी कहे कि 15 के तहत मुझे नौकरी चाहिए, तो उसमें जो जिसको योग्यता है, योग्यता के आधार पर नहीं कि आप उच्च जात के हैं, निम्न जात के हैं, नहीं, इससे नहीं, आपको नौकरी में जो मानदंड रखे गए हैं उसको पूर्ण करने के लिए के बाद विभेद नहीं किया जा सकता। 15(2) में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, जात, जन्म स्थान अथवा इसमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता। जैसे कि कोई सार्वजनिक स्थान है, जैसे कि होटल है या कोई दुकान है या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान, स्कूल है, उस जगह पे जाने से किसी भी व्यक्ति को ये कह के नहीं रोका जा सकता कि तुम निम्न जात के हो या कोई तुम वहां जन्मे हो या तुम्हारा यहाँ आने का औचित्य नहीं है, इस आधार पर रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही पूर्ववर्ती अथवा आंशिक राज्य द्वारा पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, जैसे कि पहले आप प्राचीन समय में देखते थे कि जो निम्न जात के लोग थे उनको कुओं में पानी नहीं भरने दिया जाता था और सार्वजनिक स्नानागारों में स्नान करने नहीं दिया जाता था। तो यही अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान है या कोई ऐसा स्थान है जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त है या सामाजिक है, तो वहां पे जाने से किसी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता, अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है। अनुच्छेद 15(3) राज्य द्वारा महिला और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी सरकार है अपने राज्य में महिलाओं के विकास के लिए, जैसे भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कोई ऐसा प्रोग्राम बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान या बालिका कई अभियान चलाया करती है, तो अनुच्छेद 15 के तहत एक जो अधिकार है उसमें ये नहीं कहा जा सकता आप इस आधार पर नहीं कि हमें जन्म के आधार पर कि हम पुरुष हैं और वो स्त्री हैं, उनको हमसे ज्यादा वरीयता मिल रही है, एक अपवाद है। अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(4) राज्य के द्वारा सार्वजनिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अनुसूचित जात जनजात के उत्थान के लिए उपाय को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय यूजीसी का मुद्दा बहुत तेजी से उठा हुआ है, तो ये 15(4) के तहत ही कोई भी व्यक्ति जो समाज में निम्न जात का है या पिछड़ी जात से आता है या कोई शिक्षा में पिछड़ा है, तो उसके लिए जो प्रावधान किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा, उसमें उसको अनुच्छेद 15(4) के तहत विशेष दर्जा अगर देकर समाज के निम्न तबके को उच्च तबके के बराबर लाने का जो प्रयास किया जाएगा, उसके तहत उसे 15 का उल्लंघन, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, 29(2) के विरुद्ध होगा। चंपाकर देसाई बनाम मद्रास राज्य, एक जो विवाद हुआ चंपाकर देसाई बनाम मद्रास राज्यवाद के निर्णय के बाद अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(5) यह अनुच्छेद वर्ष 2005 में 93 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें
2 कहा जाता है। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान और निजी संस्थान, इसमें जो सबसे बड़ी चीज जोड़ी गई थी निजी संस्थान, निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। अगर कोई कहता है कि मान लीजिए ये मेरा निजी संस्थान है, तो उसमें भी आपको जो समाज के निम्न तबके के पिछड़ा, अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं उनको आपको समाज में समाज के निम्न वर्ग के उनको उनके सरकार ने जो सरकारी व्यवस्था में रखा है 50%, उसमें वो आप निजी संस्थान में भी उनको आपको पढ़ने के लिए या औसत की समानता देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसमें जो अल्पसंख्यकों का अपना खुद का निजी संस्थान होता है, शिक्षा संस्थान, उसमें आप ये नियम लागू नहीं कर सकते। जैसे मुस्लिमों का अपना पर्सनल मदरसा हो गया, या सिखों का अपना हो गया, या बौद्धों का अपना बौद्धिस्ट मठ हो गए, उनमें आप ये जो प्रक्रिया है वो नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 15(6) इस अनुच्छेद की कोई बात अथवा अनुच्छेद 19 का उपखंड 6 अथवा अनुच्छेद 29(2) राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकता। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो उच्च वर्ग में भी जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए अनुच्छेद 15(6) में प्रावधान किया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। संविधान इस संबंध में वर्ष 1953 में काका कालेलकर आयोग और वर्ष 1979 में बंदेश्वर प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने भारत के में जाति और वर्ग के आधार को एक दूसरे का पर्याय मानते हुए पिछड़े वर्ग में पिछड़ी जातियों को शामिल किया और जातियों के पहचान के लिए उन्हें 3 मानकों में बांटा। मंडल आयोग ने जो अपना विचार दिया था वो 3 स्तरों पे दिया था। पहला था सामाजिक स्तर, जैसे कि उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका समाज में बैठने उठने और उनका समाज के जो उच्च स्तर है उससे दूरियों को देखते हुए सामाजिक स्तर और शैक्षणिक स्तर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था। और तीसरा आर्थिक स्तर, जब सामाजिक स्तर और शैक्षिक स्तर निम्न होगा तो आर्थिक स्तर वैसे ही व्यक्ति का निम्न होगा। इस आधार पर 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया, जो 3743 जातियां भारत की, और राज्य सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश है तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब जो शिक्षण संस्थान थे उनमें से 10% सीटें जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी आरक्षित की गई। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय के में अवसर की समानता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समय समय पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई सरकार या कोई भी संस्था कोई नौकरी देती है तो उसमें समानता का स्तर क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 16 में 16(1) में सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार का अवसर की समानता। जैसे कि जो राज्य में रहने वाले व्यक्ति होंगे उनको सभी को यह अधिकार है कि राज्य के तहत निकाली गई सभी नौकरियों के लिए समान रूप से अवसर की समानता है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि आप जो राज्य ने मानदंड रखे हो उसके तहत आपको वो नौकरी मिलेगी। आप मान लीजिए अशिक्षित हैं और कहे कि अनुच्छेद 16 के तहत, अनुच्छेद 16(1) के तहत मुझे भी ये नौकरी चाहिए, तो वो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 16(2) राज्य के अधीन नियुक्त रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो नौकरी प्राप्त व्यक्ति हैं उनका सामाजिक स्तर नौकरी में बराबर लाने के लिए जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध कहा गया है। राज्य के अंतर्गत रोजगार नियुक्ति में लगने वाले प्रतिबंध विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 16(3) संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि आप
लोग जानते हैं कि जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिहार में कोई पुलिस विभाग में नौकरी आती है, तो बिहार सरकार ये प्रावधान कर सकती है कि जो ST/SC OBC ये कोटा है उसमें वहीं के निजी जो वहीं उसी राज्य के व्यक्ति हैं ST/SC OBC में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो ST/SC का बच्चा बिहार राज्य में पुलिस में अप्लाई करता है तो उसको अनुच्छेद 16 के तहत समानता का अधिकार है कि आपको अप्लाई कर सकते हैं वहां, लेकिन आपको जो नौकरी वहां मिलेगी वो जनरल कोटे में मिलेगी। वो अनुच्छेद 16 के तहत आपको ST/SC कोटे में नहीं मिल सकती, क्योंकि अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना सकता है जिसके तहत वो अपने राज्य के बच्चों को या अपने राज्य के युवाओं को विशेष प्रावधान दे सकता है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों की प्राथमिकता दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। वहां पे हो सकता है कि पूरे राज्य के ही बच्चे उस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्ग को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार के में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवा में अपर्याप्त है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी वैकेंसी निकली और उसमें कोई जो वर्ग है 3 वर्ग जनरल, OBC, अब तो 4 हो गए हैं, जनरल, OBC, EWS और ST/SC। अगर ST/SC का कोई पद खाली रह जाते हैं तो सरकार बाद में पुनः वैकेंसी निकाल के उसी वर्ग के व्यक्तियों को भर सकती है। अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है। अपर्याप्त शब्द का आशय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर समझा जाएगा। जो इसका आशय निकाला जाएगा कि कितने व्यक्ति होने चाहिए कितनी वैकेंसी में, तो जैसे 1,100 निकली तो उसमें से 25 ST/SC, 25 OBC, 10 EWS को दी जाएंगी। तो अगर 25 में से 23 भरी जाती है, 2 बचती हैं, तो 2 के लिए विशेष उपबंध 16(4) में किया जा सकता है। पहली बार प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। जो भारत में पिछड़े वर्ग के लिए था वो विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने पिछड़े वर्ग के लिए कहा था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मंडल वाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद मंडल। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक आर्थिक नहीं, इसलिए नरसिम्हा राव द्वारा 10% आरक्षण को अवैध करार दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होनी चाहिए। जो आरक्षण है वो केवल 50% सीटों पर लागू हो, 50% ओपन होनी चाहिए, जो सभी के लिए समान होनी चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने 335 में संदर्भ दिया जिसमें यह उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रदान करते समय सरकारी सेवाओं में कुशलता प्रभावित न हो। जैसा कि 335 में कहा गया है कि अगर आप आरक्षण के आधार पर भर्ती कर रहे हैं तो उसमें कार्य कुशलता को भी ध्यान में रखते हुए 50% से अधिक अकुशल व्यक्तियों को न रखें। पिछड़ी जातियों में सम्मिलित सभी लोगों को पिछड़ी जाति में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन जातियों के कुछ लोग सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हो चुका है, उनको लोकप्रिय रूप में क्रीमी लेन का नाम दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेन की पहचान के लिए एक आयोग का गठन का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति ने कैरी फॉरवर्ड के नियम को स्वीकार कर लिया। इस नियम के अनुसार यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें अगले साल भरा जाएगा, परंतु इनमें 50% से अधिकतम आरक्षण सीमा का उल्लंघन किया जाएगा। जैसा कि अगर कोई आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उसमें जो 50% आरक्षण है तो वो अगले साल पुनः भरी जाएंगी। आरक्षण की सीमा 50% वर्ष की नौकरी के लिए होगी, न कि नौकरियों की कुल संख्या के लिए। विशेषज्ञों के कुछ पदों को जैसे इंजीनियर और वैज्ञानिक में आरक्षण का पालन नहीं किया जाएगा। जैसे कि विशेष पद जो भारत के इंजीनियर वैज्ञानिक आधार होता है, इसमें आप देखते हैं काफी जो शोध करते हैं उसमें खर्चा आता है और काफी उसमें रिस्क होता है, तो इस जगह पे आरक्षण का प्रयोग निषेध है।
उच्चतम न्यायालय ने 50% आरक्षण सीमा के अतिरिक्त 4% आरक्षण विकलांग व्यक्तियों को देने पर सहमत दी थी। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको 50% के अदर, वो किसी भी जाति के हो, जनरल हो या कोई अन्य हो, तो उनको 4% अदर जो आरक्षण देने की बात है। पर तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रदान आरक्षण 69% है। ये एक अपवाद है। मंडलवाद के निर्णय का प्रभाव सरकार की अनुक्रम। तमिलनाडु राज्य ने 69% आरक्षण को पीबी 5वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया ताकि उसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जाए। सॉरी, इसमें 9वीं होगा, 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया ताकि उसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। क्रमिक लेयर की पहचान के लिए रामानंद समिति की स्थापना की गई। बाद में 1993 में संवैधानिक संस्था के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। क्रमिक लेयर का मुख्य कार्य था जो जैसे ओबीसी है या ST/SC है, उसमें जो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अपना विकास कर चुके हैं, उनको समाज के उच्च तबके से जोड़ देना, और जो निम्न रह गए हैं उनको भी समाज में उनका स्तर उठाने के लिए विशेष प्रावधान करना। 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण जारी रखा गया। और 77वें संविधान संशोधन द्वारा मंडलवाद के निर्णय को अप्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। जो नौकरी प्राप्त करने के बाद प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, उसमें भी आरक्षण को जारी रखा गया। 85वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) में परिमाणी वरिष्ठता की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा, ना कि नियुक्ति की तिथि से। अब इसमें जो जोड़ा गया, इसमें जो पदोन्नति की प्रक्रिया रखी गई, वो रखी गई कि जिस दिन से आपको कार्य करते हैं उस दिन से आपके कार्य का फीडबैक क्या आता है, उसके आधार पर आपको पदोन्नति दी जाएगी, ना कि नियुक्ति के आधार पर। अनुच्छेद 16(4)(b) के में 81वें संविधान संशोधन 2000 में अनुच्छेद 16(4)(b) 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा खाली पड़ी वैकेंसी रिक्त के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया, जिसका अभिप्राय है कि किसी भी बेलॉन्ग सीट को 100% आरक्षित किया जा सके। अनुच्छेद 16(5) में किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्था में नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत एक बहुतायत राज्य है, जिसमें बहुत सारे धर्म, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे अलग अलग विशेषताएं हैं। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो अगर मदरसा में अपनी भर्ती कर रहा है तो अपने बोर्ड के नियम के अनुसार वो अपनी जाति को में वरीयता दे सकता है। उसमें आप ST/SC का आरक्षण की मांग नहीं कर सकते। ये 16(5) में कहा गया। 16(6) के अनुच्छेद 16(6) में इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्त अथवा पदोन्नति के आरक्षण है तो बंद करने से नहीं रोक सकती। यह आरक्षण पहले से दिए गए आरक्षण से के अतिरिक्त और अधिकतम 10% होगा। जो 50% आरक्षण प्राप्त था उससे ये अधिक होगा, जो 16(6) में कहा गया है। ये अब 60% होगा। अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता मतलब होता है छुआछूत, लेकिन इसका संविधान में कहीं भी व्याख्यित रूप नहीं प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, पर संविधान में अस्पष्टता को परिभाषित नहीं किया गया। इसके अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अगर आप किसी को निम्न जाति या कोई भी जात के आधार पर उसकी अवहेलना करते हैं या उसको अपने साथ बैठने से या राजमार्ग पर निकलने से रोकते हैं, तो आपको छुआछूत के तहत दंडनीय अपराध होगा, जिसके लिए आपको सजा का प्रावधान है। अब इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। अस्पष्टता का नाम बदलकर 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। इसका प्रकार क्या होगा? अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष अधिकार है। संसद ने विधि का निर्माण करने के लिए लागू किया गया है। जो इसका रूप है वो एक प्राकृतिक है और संसद ने विधि का निर्माण करने के लिए इसे लागू किया था। अब आता है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप पूर्व पहले के ज़माने में अंग्रेज़ों के समय में या उससे पूर्व पटवारी, दरोगा या ऐसी उपाधियाँ दी जाती थी। अब जो अनुच्छेद 18 है ये उपाधियों का अंत करता है। जैसे राजा-राजे या जैसे कि आप देख सकते हैं कोई राजा होता था, उपाधि धारण करता था, या कोई व्यक्ति वो शंकराचार्य की उपाधि या कोई ऐसा उपाधि धारण करता था, वही हर्ष की उपाधि धारण करता था। तो राज्य के द्वारा व्यक्तियों को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे कि राज्य द्वारा पहले उपाधियां जो दी जाती थी वो अब नहीं दी जाएंगी, अनुच्छेद 18 में कहा गया है कोई विशेष, लेकिन शैक्षणिक और सैनिक उपलब्धियां दी जा सकती हैं। आप खुद धारण कर सकते हैं, लेकिन राज्य द्वारा कोई विशेष उपाधि किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, शैक्षणिक और सैनिक उपलब्धियां छोड़कर। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। जो भारतीय नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत में नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। जैसे कि कोई विदेशी है जो भारत में कार्यरत है, सरकारी पद पर है या लाभ के पद पर है, वो भारत से बाहर के किसी भी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। विवाद वर्ष 1954 में जब भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार का प्रारंभ किया, तब इसी अनुच्छेद 18 का उल्लंघन मानते हुए बालाजी राघवन ने न्यायालय में याचिका दायर कर दी, और उन्होंने कहा कि जो भारत रत्न और पद्मश्री या पद्म भूषण या साहित्यिक सम्मान है, ये जो लोगों को दिए जाते हैं, ये भारत के नागरिकों में असमानता उत्पन्न करते हैं। तो बालाजी राव वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और पुरस्कार के अंत करते हुए कहा कि भारत रत्न और पद्म से उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है। तो उपाधि और सम्मान में अंतर है। जो ये आपको पद्मश्री साहित्य सम्मान मिलते हैं वो आप रख सकते हैं, लेकिन अपने नाम के आगे आप लगा नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, तो सचिन सुरेश तेंदुलकर भारत रत्न नहीं लिख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे सम्मान देने और देना संवैधानिक है। समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को सम्मानित न किया जाए, परंतु इस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति द्वारा इस पुरस्कार का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति है वो जो सम्मान प्राप्त करेगा वो अपने नाम के साथ नहीं लिख सकता है। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को मरणोपरांत मिला, लेकिन उनके नाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता कि वो अटल बिहारी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न। तो जो न्यायालय ने कहा कि प्रतिभा को देखते हुए आप सम्मान दे सकते हैं, लेकिन उस सम्मान को वो व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकता। तो थैंक यू गाइस लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए, और ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।